आपने अपने को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करवा लिया। आपका कोई ऑब्सेशन है उस पद के लिए? सभी राजनेता चुनाव के समय में हमें इस्तेमाल करते थे और चुनाव बीत जाने के बाद वो हमें भूल जाते थे कि हमारा भी कोई समस्या है। तो हमें लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचना है। ये भरोसा कहाँ से आता है आपको कि नहीं आपको डिप्टी सीएम का पद ही चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल वेटेज के हिसाब से तो आप मतलब इस अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कि पंचिंग अबव वेट, मतलब मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे ऊपर जाके अपनी डिमांड रख रहा हूँ। हमारी हैसियत अगर 2.5% होता तो निश्चित तौर पे हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बन सकता, ना हमारे सहयोगी बनाते। सच्चाई ये है कि हम 11% है। इसी राज्य में मुसलमानों की आबादी 20%, 17-18% के आसपास है, तो उसके हिसाब से देखें तो आपकी फिर भी कम है और सिर्फ लड़ 15 पे रहे, फिर भी आप डिप्टी सीएम घोषित है और आपके महागठबंधन में इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। राज्य में तो 200 जाति है, अब सभी जाति को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या सीएम तो बनाया नहीं जा सकता है। क्या कोई ऐसा है कि मतलब कोई तैयारी ना करे उसको आईएएस बना दिया जाए? तैयारी करने वाले ही व्यक्ति आईएएस बनेंगे। ये कोई टैग नहीं है कि पिताजी का या दादाजी का विरासत है, खानदानी संपत्ति है जो हमको ट्रांसफर हो रहा है। अभी आपने कहा कि ये कोई बाप दादा की संपत्ति नहीं है, ट्रांसफर हो रही है। आप भी सकरा में जहाँ पर जनसभा करके आ रहे हैं उसमें एक साइड में आपके राहुल गांधी थे, दूसरे साइड में आपके तेजस्वी यादव थे। नहीं, ट्रांसफर ऐसा तो नहीं है ना कि लालू जी सीएम थे तो तेजस्वी सीएम बन गए, ऐसा तो नहीं है। वो तो सिस्टम ही नहीं है, तो कैसे होगा? मेहनत कर रहे ना, जनता ही ना बनाएंगे ना। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि 37% हमारा है, पर वो 37% आपको क्यों आएगा अगर उसके सामने नीतीश कुमार का विकल्प? नीतीश जी अगर वेल सेटल होते, मेंटली स्ट्रांग होते तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेंटली अभी साउंड नहीं है? बिल्कुल। आपको लगता है वो है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि चुनाव बाद की परिस्थितियों में आप एक बार फिर से पाला, क्योंकि आप उनके साथ काम कर चुके हैं? देखिए, वो उनके पास हम कब जाएंगे? जब उनके पास जरूरी होगा। मतलब आप जा सकते हैं, ये कह रहे हैं? मैं आपसे जो आप देखिए, खास करके गरीब लोगों को आप इसी तरीके से टारगेट करते हैं। ये मानते हैं कि गरीब लोग है, बेईमान होता है, चोर होता है। क्योंकि आप जा चुके हैं ना, एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, वहाँ पे जाके काम किए, वहाँ पे हमने सरकार बनाया। एक और पॉलिटिकल प्लेयर यहाँ पर हैं इस समय, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, उनके बारे में आपकी क्या राय? वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे कितना डर है आप लोगों को? अब कितने सीट में जीत हासिल होगा, कितने सीट पर कितने वोट प्राप्त होगा, कितने सीट ऐसे होंगे कि नोटा से भी कम वोट होंगे? आप मजे ले रहे हैं कि सीरियसली कह रहे हो? अरे सीरियसली कह रहा हूं ना, मैं मजे क्यों लूं? अनदर इलेक्शन शो के तहत हम लोग इस समय बिहार विधानसभा का चुनाव कवर कर रहे हैं और मैं इस समय जिस शख्स के साथ बैठा हूं, जिनसे हम अगले आधे घंटे 40-45 मिनट तक बातचीत करने वाले हैं, उनका नाम है मुकेश सहनी। इस समय बिहार की राजनीति में कई वजहों से जो सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में है वो मुकेश सहनी है। कई जो वजह मैंने बताई उनमें मसलन ये बात कही जा रही है कि मुकेश सहनी जो बाकी के राजनीतिक दल हैं उसके मुकाबले उनका उतना बड़ा दल नहीं है, उनके दल की उतना वोट नहीं है। इसके बावजूद वो महागठबंधन का जो पूरा कुनबा है उसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, उप मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे। उनकी जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके बारे में बात करेंगे और साथ में इनकी जो अपनी योजनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो बातचीत की शुरुआत में मैं आप लोगों को एक जानकारी दूं, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पता भी है, ऐसी जानकारी नहीं है कि मुकेश जी इससे पहले मुंबई में एक इनका बड़ा फलता फूलता कारोबार था और वो फिल्म इंडस्ट्री से किसी रूप में जुड़े थे। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा मुकेश जी कि आप मुंबई में क्या करते थे और वो जो कामकाज था उसको छोड़ छाड़ कर क्यों लगा आपको कि अब वापस बिहार राजनीति करना चाहिए? देखिए, मैं 99 में बॉम्बे भाग के गया। क्यों गया, किस लिए गया, उसके लिए हमने कोई प्लान नहीं किया था। जस्ट भागना था, भाग के बॉम्बे पहुँचते हैं। अच्छा, बिहार छोड़ के बस भाग गया? जी हाँ। और 99 में मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद एक जनरल स्टोर में मैं नौकरी किया 900 रुपये महीने पे। और वहाँ से काम करते करते फिल्म देवदास बन रहा था, तो उसमें एज ए लेबर बन के मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया और वहाँ से करियर को शाहरुख खान वाली? और वहाँ से करियर को स्टार्ट किया और वहाँ पे अच्छे काम करने की वजह से वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों के बहुत नज़दीक में पहुँच गया और वहाँ से फिर लगातार फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम करते रहा।
लास्ट मूवी मैंने बजरंगी भाईजान जो है वो सलमान मैंने खान सलमान खान का वो हमने काम किया। सेट पे जितने भी सामान वगैरह सब है वो सप्लाई मेरा काम था करना, सेट बनाना, और अच्छा बिजनेस था, बेहतर ज़िंदगी जी रहा था। स्टार्टिंग तो हमने गरीबी से किया, लेकिन बाद में बहुत अच्छा सेटअप हमने बना लिया था। फिर मैं बिहार लौट के आता हूँ तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रख रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। खास करके फिशरमैन कम्युनिटी के जो लोग हैं, मल्ला जाति के लोग हैं, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। बुनियादी जो सुविधा होता है, पानी, सड़क, बिजली, ये नहीं है। तो हमने उनके लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा। तो वो वाला काम आसान था या ये राजनीति वाला काम आसान लगता है, या कौन सा ज्यादा कठिन है? सब काम आसान तो नहीं कहूँ। कठिन ही है, सिर्फ आपको करना है किस तरीके से, वो मायने रखता है। बाकी काम तो कोई कठिन भी कह सकते कि नहीं है और आसान भी नहीं है। काम आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो मैं अब काम कर रहा था, वो मुझे लग रहा था कि कठिन है, और उसके बाद मैं अपने आप को सेटल होने के बाद मुझे लगा कि मैं सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा सुकून अभी हमें मिलता है जब हम अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जब उसके चेहरे पे मुस्कान आता है तो वो ज़्यादा सुकूनदायक हमें लगता है। तो हमने वहाँ से कि मतलब उनके अधिकार के लिए कि जो भी निषाद बाहर समुदाय, बाहर से जो हम लोग जो देख रहे हैं उनके उसका उस ऑब्जर्वेशन उस नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला काम ज़्यादा रास आ रहा है, क्योंकि आपने अपने को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करवा लिया। आपका कोई ऑब्सेशन है उस पद के लिए? नहीं देखिए, वो मेरा पर्सनल ज़िंदगी था। अब पर्सनल ज़िंदगी में बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी था, और महंगे गाड़ी में घूमना, अच्छे घर में रहना, अपनी बेहतर ज़िंदगी को जीना, इतना कष्ट भरी ज़िंदगी नहीं जीना, वो एक अलग ज़िंदगी था। ठीक बात। और आज जो हम कर रहे हैं इसमें 24 आवर्स लोगों को अटेंड करना, बात करना, जहाँ होना वहाँ रैली करना, मीटिंग करना, उनके अधिकार की बात करना, किसी का हाथ टूट गया उसके लिए डॉक्टर से बात करना, किसी के साथ मारपीट हुआ उसके लिए पुलिस से बात करना, तो दिन भर हम लगे रहते। लेकिन इसमें वो एक अलग खुशी प्राप्त होता, क्योंकि हम एक ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, तो वो खुशी प्राप्त होता है। तो हमने निषाद समुदाय के लिए आंदोलन किया कि निषाद समाज, जब बंगाल में रिजर्वेशन है एससी का, या दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो इनको भी मिलना चाहिए वो दर्जा, ताकि इनके घर में भी बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। ईबीसी के तहत तो उनको आरक्षण मिला हुआ है। हाँ, ईबीसी में मिल, ओबीसी में है, बट ईबीसी में, लेकिन हमारा मांग है कि एससी, क्योंकि बंगाल में जो निषाद जो है, वो चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे तियर, बरपर, गोरी, केवट, ये सभी को है ना एससी का दर्जा मिला हुआ। हमारी लड़ाई है कि बिहार में भी एससी का मिले, ताकि इनके भी ज़िंदगी में है ना वो खुशियाँ आ सके। और इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करते करते एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बना लिया। सभी राजनेता चुनाव के समय में हमें इस्तेमाल करते थे, वादा करते थे कि हमें आप वोट दीजिए, हमारी सरकार बनने के बाद हम आपका जो समस्या उसको दूर करेंगे, और चुनाव में हम उनको मदद करते थे। और चुनाव बीत जाने के बाद वो हमें भूल जाते थे कि हमारा भी कोई समस्या है। तो हमें लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचना है। और उस जगह पहुंचने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमको वो वोट का अधिकार दिया। अब वोट के दम पर वो आदमी वहाँ पे पहुंचा जा सकता है, पैसा ना भी रहे, लेकिन उस जगह पे आप वोट के दम पे पहुंचा तो जा ये सकता बिल्कुल है। ठीक बात है कि आपको आप एक और फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और 2018 में पार्टी बनाया, 19 में महागठबंधन के साथ गठबंधन में हमने बिहार में चुनाव लड़ा। 2020 में एक हादसा हुआ जिसमें हम गठबंधन तोड़ के एनडीए के साथ हम आ गए, और एनडीए के साथ आके हमने 4 विधायक बनाया, मैं स्वयं मंत्री बना, और नीतीश कुमार को हम सीएम बनाए, क्योंकि उस समय में बहुमत जो था 125 तक ही था, जी। और उसमें से 4 निकाल दीजिएगा तो बहुमत से नीचे आ जाते हैं, और बहुमत से नीचे आने के तो बाद आपकी पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार सीएम नहीं बन सकते थे। हमने 17 महीना तक मंत्री रहा। उसके बाद वही था कि लोग चाहते थे कि हमें गुलाम बना कर रखना, लोग चाहते थे कि उनकी जयकारा करते रहें, हम अपने अधिकार की बात ना करें। और जब हम ये बात करने लगे तो उनको लगा कि ये बागी है, ये ज़्यादा उड़ रहा है, इसको शांत कर दो, और शांत कर दो ताकि ये किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सके। तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। फिर सरकार से बाहर करने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था, जनता के बीच में जाना, अपने लोगों के बीच में जाना। अब पिछले लगातार 2022 से 25 तक लगातार 3 साढ़े 3 साल
अपने लोगों के बीच में जाके उनको हमने बताया, सारी कहानी हमने बताया, सारी चीज़ें बताया, और लोगों ने आज कन्विंस है और वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और खड़े हैं तो इसलिए हमारे सहयोगी दल को भी लगता है कि वीआईपी पार्टी का एक अपना समर्थक है, और ये वोट मजबूती से सरकार का हिस्सा बनेंगे तो इनके लोग जरूर हमारे साथ खड़े तो होंगे, तो आपने ये सरकार बहुत बनेगा। एक सरसरी तौर पर हमको बता दिया कि पार्टी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अभी तक कहाँ पहुंची है। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पार्टी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि 2020 में आपके 4 विधायक आए और जिन भी परिस्थितियों में उसके बाद वो पार्टी टूट गई, जो भी हुआ। परसेंटेज के हिसाब से देखो तो 3-3.5% वोट मिले थे आपको, और जो जिस समुदाय के ऊपर आपके प्रभाव असर की बात कही जाती है उसके नजरिए से देखें तो अलग अलग दावे हैं। कोई कहता है 2.5%, 3%, आपका दावा रहता है 11%। इस नंबर के बावजूद जितनी बड़ी आपकी डिमांड है डेप्टी सीएम की, और 2020 में भी हमने देखा कि काफी उसमें वो एक पूरा एक सीन बन गया था जब आप बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए और फिर आप एनडीए का हिस्सा बन गए थे। तो ये भरोसा कहाँ से आता है आपको कि नहीं, आपको डेप्यूटी सीएम का पद ही चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल वेटेज के हिसाब से तो आप, मतलब इस अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कि पंचिंग अबव वेट, मतलब मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे ऊपर जाके अपनी डिमांड रख रहा हूँ। ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, वही बात है कि हमारी हैसियत अगर 2.5% होता तो निश्चित तौर पे हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बन सकता, ना हमारे सहयोगी बनाते। सच्चाई ये है कि हम 11% है, और ये बात हमारे सहयोगी को भी ये बात पता है, अब मुझे भी पता है, और राज्य के नागरिक को भी पता है। क्योंकि निषाद समाज जो है, जिसको मल्ला कहते हैं, बिंद कहते हैं, केवट कहते हैं, सब एक ही है। और ये सब मिला के बिहार में 22 नामों से जाने जाते हैं। किसी कालखंड में लोग कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, तो किसी कालखंड में एजुकेशन नहीं रहने के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सभी घर में एक दूसरे के साथ बेटी रोटी का संबंध होता है। हम जात जब मानते हैं जब एक दूसरे के घर में शादी ब्याह जब हो, तो हमारे इसी जितने भी 22 जाति है वहाँ पे एक दूसरे के साथ शादी ब्याह होता है। और इसकी बिहार में जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो 11% है। और ये बात लोग क्या कहते हैं वो मैंने नहीं रखता, हमारे सहयोगी दल को पता है और मुझे पता है, ये मैंने रखता है। और सहयोगी दल को अगर ये नहीं पता होता, अगर 2.5% होता, तो सहयोगी दल कतई नहीं हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मानता, और मैं भी नहीं मांग करता। मुझे पता है कि 11% है, इसलिए मैं भी डिमांड किया, और हमारे सहयोगी दल ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, निश्चित तौर पर जिसकी अगर पॉपुलेशन 11% हो तो उनकी सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनके अच्छा, लोगों मैं को इसको भरोसा हो। जी, ऐसे तो देखा जाए तो हम अति पिछड़े में क्लस्टर में आते हैं, जिसकी आबादी 37% है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अति पिछड़ा समाज में से सन ऑफ मल्ला के नाम से बिहार में लीडरशिप हमें मिला है। तो हमारे साथ तो 37% वोट है, और इसमें हमारे अपने वोट 11% है। रहा कि हम तो राज्य के नागरिक के लिए, राज्य में सभी के लिए काम करना चाहते हैं। और रहा कि ये राज्य में अगर जाति की बात करें तो इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम जब पावर में आते हैं, सरकार में आते हैं, मैं तो हम इसको किसी जाति के विशेष बात नहीं करते, हम राज्य के हित की बात करते हैं। ठीक बात। जैसे मेरे अपनी ज़िंदगी में मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मुंबई में झंडा गाड़ दिया। अब मुंबई से बिहार आके यहाँ पे मैं इस मुकाम तक पहुँचा, फिर से तो झंडा मेरे गाड़ पास दिया भी आपने। एक अपना काम करने का तरीका है, और इस तरीके के दम पर मैं आज ये डिमांड मैंने किया था, और हमारे सहयोगी दल ने उसको एक्सेप्ट किया। मैं इसी सवाल को एक और तरीके से, कि आप लड़ सिर्फ 15 सीटें रहे, जी। 15 सीटों के बावजूद डेप्यूटी सीएम आपको घोषित कर दिया गया। फिर मेरा वही सवाल है कि ये ऐसा नहीं है ना कि आप इसी राज्य में मुसलमानों की आबादी 20%, 17-18% के आसपास है, तो उसके हिसाब से देखें तो आपकी फिर भी कम है, और सिर्फ लड़ 15 पे रहे, फिर भी आप डेप्यूटी सीएम घोषित है, और आपके महागठबंधन में इनके रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। अब तो विपक्ष जो जिसमें भाजपा है, जो मुसलमानों से आमतौर पर घोषित दूरी बनाकर रखती है, वो लोग भी पूछने लगे हैं कि अगर 4 सीट वाले और 3.5% वोट वाले सहनी साहब को डिप्टी सीएम बनाए तो कोई मुसलमान क्यों ये नहीं, जब कोई आप दलित क्यों परसेप्शन नहीं? कीजिएगा कि 3% या 4% तो होगा। रहा कि 11% वोट है तो कोई नहीं करेंगे। फिर रहा कि हम जीत की गारंटी है। और रहा कि राज्य में तो 200 जाति है, अब सभी जाति को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या सीएम तो बनाया नहीं जा सकता है। और रहा कि हम राज्य के A to Z सभी जाति धर्म की बात करते हैं। आप कोई ऐसा है कि मतलब कोई तैयारी ना करे उसको IAS बना दिया जाए? तैयारी करने वाले ही व्यक्ति IAS बनेंगे, और IAS जो बनेंगे तो वो उनका अपना काम है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और या सीएम का कुर्सी मेरा जागीर नहीं है।
जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा तो हमें इस जगह पद पे बैठकर और जनता के लिए, राज्य के भलाई के लिए हमें काम करना है। ये कोई टैग नहीं है कि पिताजी का या दादाजी का विरासत है, खानदानी संपत्ति है जो हमको ट्रांसफर हो रहा है। हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें वो मिल रहा है, मिलना चाहिए। और रहा कि हम तो कहें कि हमारी सरकार बनने के बाद इसमें हम और भी जाति धर्म के लोगों को जगह बनाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनाएंगे। मतलब हाँ, ये space बनाएंगे। है। और वो किसको बनाएंगे ये हमारी अपनी रणनीति है। आप कह सरकार रहे बनने हैं- के बाद हम एडजस्टमेंट किनको करेंगे ये हम लोगों का अपना ठीक एक बात है। ये अभी आपने कहा कि ये कोई बाप दादा की संपत्ति नहीं है, ट्रांसफर हो रही है। आप अभी सकरा में जहाँ पर जनसभा करके आ रहे हैं उसमें एक साइड में आपके राहुल गांधी थे, दूसरे साइड में आपके तेजस्वी यादव थे। ये दोनों के दोनों लोग परिवारवाद की राजनीति के प्रोडक्ट हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं ना, ट्रांसफर नहीं हो रही, या तो सब कुछ ट्रांसफर नहीं, हो गया। ट्रांसफर ऐसा तो नहीं है ना कि लालू जी सीएम थे तो तेजस्वी सीएम बन गए, ऐसा तो नहीं है। वो तो सिस्टम ही नहीं है, तो कैसे होगा? मेहनत कर रहे हैं ना, जनता ही ना बनाएंगे ना, हम तो काम कर रहे हैं ना। कोई भी देखिए, आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो नेता का बेटा क्यों नहीं नेता बनेंगे? और नेता बनने के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि भाई पूर्व में वो सीएम थे तो ये भी सीएम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। रहा कि हम मोहब्बत साबित करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता कन्विंस होंगे तो ही हम बन रहे हैं। आज देखिए, हम मोदी जी को लाख कुछ भी कह रहे हैं, लाख मोदी जी ने 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया, विदेश से काला धन लाने की बात किया, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए, और हम लोग लाख कुछ भी कह ले, वो कुछ नहीं कर रहे। देश के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आज वो 5 किलो चावल पे ला दिए। हम कह रहे हैं, विपक्ष होने के नाते हमारा काम है जनता के बीच में सवाल करना। ये फाइनली जनता ही उनको चुन रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। डेविएट हो गया मामला हम लोग पर। बस आपने 37% वोट की बात की, ईबीसी वोट की बात की। 37% के नज़रिए से जब हम देखें तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक के तौर पर, सेपरेट वोट बैंक के तौर पर क्रिएशन नीतीश कुमार जी को जाता है, ये इसका श्रेय। तो आज की तारीख में भी जिस ओबीसी के ऊपर निशाना है, और आपको भी इस गठबंधन में जिस इक्वेशन, समीकरण को साधने के लिए के लिहाज से मुफीद देखा जाता है, वो ये है कि मुकेश सहनी ईबीसी को अट्रैक्ट करके इस दायरे में ला सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना कि इसका जो चैंपियन है वो ऑलरेडी एनडीए में खड़ा, और वो सबसे बड़ा कद्दावर नेता है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को छोड़ के ईबीसी, जो आपने बड़े आसानी से कह दिया कि 37% हमारा है, पर वो 37% आपको क्यों आएगा अगर उसके सामने नीतीश कुमार का विकल्प है? देखिए, ये आपने सही कहा है कि देखिए, ये 37% की अगर आप बात करते तो कभी ये 37% जो है कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, फिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हुए एज ए बैकवर्ड के नाते। हाँ, ओबीसी। उसके बाद लालू जी का समय के बाद नीतीश जी का समय आया, और नीतीश जी के साथ लोगों ने कनेक्ट हुआ, और नीतीश जी के साथ साथ बीजेपी के साथ भी कनेक्ट हुआ। ये 37% वोट सिर्फ नीतीश जी के ही अंदर में नहीं रहा, इसमें से कुछ वोट जो है लालू जी के साथ भी रहा, कांग्रेस के साथ भी रहा, लेकिन एक बड़ा तबका नीतीश जी के साथ और बीजेपी के साथ रहा। और मैं 2014 से जब मैं काम स्टार्ट किया तो इसमें से नीतीश जी और बीजेपी, इसमें से एक बड़ा हिस्सा मेरे पास मैंने कर लिया है। अब मैं रियल अति पिछड़ा हूँ, वो एक सपना दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। जैसे रियल जननायक कर्पूरी ठाकुर उस ईबीसी से आते थे, उसी तरीके से मैं रियल अति पिछड़ा का बेटा हूँ। अभी इस चुनाव में भी अगर देखिएगा तो हमारे पास 14 सीट, कर्पूरी ठाकुर के कंपेयर, नहीं, मैं उसके बाद का मैं विरासत हूँ ना, मैं उनके बाद मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं 37% जो अति पिछड़ा समाज है, पिछले चुनाव में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 9% टिकट भाजपा ने दिया। 110 सीट उन्होंने चुनाव लड़ा, सिर्फ मात्र 9% ही टिकट उन्होंने अति पिछड़ा समाज को दिया, और जिनकी आबादी 10% है सामान्य वर्ग, उनको 50% सीट दिया। 55 सीट वो सामान्य वर्ग को उन्होंने दिया। अभी मैं इस चुनाव में 60% सीट हम अति पिछड़ा को हमने दिया, जिनकी आबादी 37% है। हमने अपने घोषणा में हमने रखा था कि हमारी जितनी संख्या है 37%, उतना टिकट हम देंगे, लेकिन हमने उससे बढ़कर 58%, यानी कि 14 सीट में से हमने 9 सीट अति पिछड़ा को हम चुनाव लड़ा रहे हैं। तो अति पिछड़ा में एक संदेश गया, मैसेज गया कि हम रियल उनके तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो वो नीतीश कुमार से हटके आप तक, और नीतीश जी अभी देखिए, नीतीश जी अगर वेल सेटल होते, मेंटली स्ट्रांग होते, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेंटली अभी साउंड नहीं है? बिल्कुल। आपको लगता है वो है? तो किस तरह की दिक्कतें, आप लोग तो यहाँ पे राजनीति में किस तरह की दिक्कतें? जो 2 साल से उन्होंने जो जिस तरीके से
देखिए ये उम्र पे किसी के साथ भी हो सकता है, शायद मैं भी 75 साल क्रॉस करूं तो मेरे साथ भी ऐसी तबीयत हमारी भी खराब हो सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है। शायद इतने उम्र तक हम लोग टिकेगी कि ना टिकेगी ये भी संशय वाली बात है, लेकिन नीतीश जी वहाँ तक पहुँचे। और उम्र होने के कारण क्या होता है कि आपके बहुत ऐसी चीज़ें होता है जो आपके शरीर के साथ समस्या खड़ा होना चालू होता है। तो नीतीश जी पिछले 2 सालों से आप देखिएगा कि चाहे वो विधानसभा में हो या अन्य जगह पे जिस तरीके से स्टेटमेंट देना, ये एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति तो नहीं दे सकता है। आज भी आप देखिएगा तो वो मीडिया से दूर है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ऐसी चीज़ें नहीं करते, किसी से पर्सनल टॉक नहीं करते, उनके अगल बगल में लोग उनको घेर के रखते हैं। और अभी आपने देखा होगा 2-3 मंच पे अभी गए तो किस तरीके से माला को छीन कर महिला को गले में डाल देना। तो ये नीतीश कुमार जी जो इतने पुराने नेता है, वो अगर मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो ये कभी नहीं कर सकते। हम लोग भी माला उनके हाथ में देते हैं। स्वयंवर जब होता तभी एक पति और पत्नी का जब शादी होता उसी समय में एक दूसरे को माला पहनाया जाता है, पत्नी को। ठीक है। और उसके अलावा अगर समय में महिला को अगर सम्मान की बात करेंगे तो उनके हाथ में दिया जा सकता है, या महिला है पुरुष को हाथ में दिया जा सकता है सम्मान के लिए, या उनकी सहमति हो कोई किसी की नहीं तो। सहमति इसमें है ही नहीं। इसमें तो सीधा आपके हस्बैंड है वही आपके गले में माला पहनाएंगे। नहीं, या मैं ये कह रहा हूँ कि सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां पर आज जेंडर की इक्वलिटी की बात होती है, महिला पुरुष समान होने की बात करती है, कोई महिला अगर इस चीज से कंफर्टेबल है तो कोई डाल सकता है, हाँ आप पहना दे, मुझे कोई ये दिक्कत परंपरा ही नहीं ना। आप दूसरे के बीवी को अपना बीवी कह ही नहीं सकते, ठीक है। बीवी की बात ही नहीं है, गैर तो उसी- शादीशुदा भी आपस में किसी कोई देखिए ये पहना- परंपरा हिंदू हम जो धर्म में या जिस व्यवस्था में चलते सामाजिक ताना बाना में, उसमें ये व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन खैर तो मतलब जो उनके जो चीजें हो रहे हैं मैं चिंतित हूँ। मुख्यमंत्री जी का मैं हमेशा सम्मान करते रहा हूँ क्योंकि बैकवर्ड राजनीति हमेशा उन्होंने किया, सभी जाति सभी धर्म के साथ उन्होंने काम किया। मैं चिंतित हूँ कि हमारा यही आग्रह रहे कि उनके जो लोग नज़दीक के लोग हैं उनका सही से सारा देख रेख करे, ख्याल रखे। तो अभी वो जो है सिर्फ चेहरा है, मुझे रिमोट कंट्रोल जो है कंट्रोल वो दिल्ली से होता है। बिहार में अभी भी सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रहे, नीतीश जी सेटल नहीं है और पूरे बिहार के जनता को पता है। और इसलिए यही फायदा है कि सब ईबीसी में लोगों को लगता है कि अभी जब नीतीश कुमार जी आगे आने वाले समय में रन ही नहीं करेंगे तो ऐसे जगह पे हमें नए नेतृत्व, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र है तेजस्वी प्रसाद यादव जी या मुकेश सहनी हैं जो आने वाले समय में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को फॉलो करते हैं, यही हमारा विचार है। तो इसलिए लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप नीतीश कुमार को लेकर आप हमेशा सॉफ्ट रहते हैं एनडीए में और बीजेपी को लेकर बहुत तल्ख हो जाते हैं। उसका एक हिस्ट्री तो हमें समझ में आती है कि उन्होंने आपकी पार्टी को तोड़ दिया, जो भी किया। इसके अलावा भी कुछ है और कोई चीज़ें हैं कि नीतीश कुमार से आपकी कोई बातचीत? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि चुनाव बाद की परिस्थितियों में आप एक बार फिर से पाला, क्योंकि आप उनके साथ काम कर चुके हैं। देखिए वो उनके पास हम कब जाएंगे? जब उनके पास जरूरी होगा। मतलब आप जा सकते हैं, ये कह रहे हैं? मैं आपसे जो आप देखिए खास करके गरीब लोगों को आप इसी तरीके से टारगेट करते हैं। ये मानते हैं कि गरीब लोग है, बेईमान होता है, चोर होता है, जो आपके मीडिया के एंगल से कहते हैं। हम जितना जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, वो उतना ही स्ट्रांग होते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जा चुके हैं ना, एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, वहां पे जाके काम किए, वहां पे हमने सरकार बनाया। तो अब हमारे पास बहुमत आएगा, उनको जरूरी पड़ेगा तो उनके पास हम क्यों जाए? जब हमारे पास खुद हम सरकार बना लेंगे, उस सरकार का मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो भला वहां पे मैं क्यों जाऊंगा? वहां पे तो लीडर बन के जा ही नहीं सकता हूं, लोडर बन के जाऊंगा। और जब मैं अपने घर में मैं शहंशाह हूं तो मैं दूसरे घर में नौकरी करने के लिए क्यों जाऊंगा? भाई आपकी बात ठीक है, मान गया मैं। और ये सवाल ही क्यों करते हैं आप लोग? मतलब इसलिए क्योंकि राजनीति में होता है। कभी नहीं मैंने चीटिंग किया किसी के साथ। चीटिंग की तो आप ये इसका मतलब तो यही हुआ कि चीटिंग हुआ। देखिए सवाल है कि अगर मैं तेजस्वी जी के साथ खड़ा हूं और उनके साथ मैं सरकार बना रहा हूं, मेरे पास नंबर है, मैं ये नंबर लेके किसी के साथ क्यों जाऊंगा? नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि शरद पवार की एक पार्टी थी, एक शिवसेना थी और एक बीजेपी थी और एक कांग्रेस थी। ये सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और बाद में शरद पवार की पार्टी के वो नेता जिनको इलेक्शन से पहले आपस में जो लोग बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते थे, वो बाद में अजित पवार के शरद पवार जी ने गए ना। देखिए उनके पार्टी में कोई भी तोड़कर कहीं पे जा सकता है। हाँ। तो जैसे हमारे पार्टी को तोड़ कर भाजपा ने खरीद लिया तो आप नहीं जाएंगे, कह रहे हैं, और विधायक हो सकते हैं कि चले जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? अगर हम जाते तो हमारी पार्टी को तोड़ते नहीं। हम नहीं गए इसलिए ना हमारी पार्टी को तोड़ा, हम उसके हिसाब से नहीं चले इसलिए हमारी पार्टी को तोड़ा। तो हम जहां हैं वहां पे मजबूती से हैं,
हम एक बार ऐसा होता कि हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाया, हमारे पास 4 विधायक था, वो 4 विधायक लेके आरजेडी के साथ हम आ जाते, सरकार बना लेते, तब आप हमारे पर ये एलिगेशन लगाते कि भाई आप इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। ठीक हम ऐसा क्यों करेंगे? जब हम अपने घर में सरकार हम बना लेंगे तो उनको झांकने के लिए क्यों जाएंगे? उनको तो हम विपक्ष में रखना चाहते हैं, और ये सपना जब हमारा साकार हो रहा है तो उनको तो हम विपक्ष में रखेंगे ना, उसको सरकार में क्यों रखेंगे? मेरा अगला जो सवाल है, हालांकि आपने इस बात को जिस तरह से रख दिया वो ठीक है, लेकिन राजनीति में हर तरह की संभावना हमेशा ही खुली रहती है। नहीं, तो हमारे पास संभावना खुला नहीं है, आपकी सारी संभावनाएं हमने बंद रखा है, और हम क्योंकि अभी हम विचार से राजनीति करते हैं। तो ये जो महागठबंधन की जो पूरी राजनीति है और एनडीए की राजनीति है बिहार में, हम पा रहे हैं कि महागठबंधन का जो पूरा का पूरा कैंपेन है वो बहुत कंफ्यूजिंग नोट पे शुरू हुआ है, और एक क्योस जो अराजक की स्थिति होती है उस तरह से शुरू हुआ है कि परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जनता के बीच की परसेप्शन की बात, कि आप लोग आपस में सीटों का समझौता नहीं कर पाए, फ्रेंडली फाइट जैसी चीज़ें हुई। अभी भी ऐसी 8, 9, 10 सीटें हैं जहाँ पर कि आप लोगों के आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही, कांग्रेस का वीआईपी से, वीआईपी का आरजेडी से, आरजेडी का कांग्रेस से। ये सब स्थिति एक तरफ, और दूसरी तरफ एनडीए है जिसका मैसेज पब्लिक के बीच में ये है कि इनके अंदर आपस में कोई खटर पटर नहीं है, इन्होंने बांट लिया अपना 101, 101, 29 और 6 और जो भी करके। तो एक तरफ से मैसेज गया जा रहा है पब्लिक में कि बहुत संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत एकीकृत यूनिट के तौर पे, और एक तरफ ये कि बिखरा बिखरा सा, जिसको जहां मजा आ रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है ठेल दिया जा रहा है। ये क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वहाँ हिटलर के जैसे 101 ले लिए, 101 ले लिए, चिराग जी को थोड़ा सम्मान देकर सीट दे दिए, मांझी जी को, उपेंद्र जी को क्या दिए? 6 को ऐसे फेंक दिए। वहाँ के उसके कार्यकर्ता क्या खुश होंगे? नहीं होंगे खुश, ठीक है। लेकिन अभी मजबूरी है, भारत सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकल सकते मांझी जी। उपेंद्र कुशवाहा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को विलय कर चुके थे जेडीयू में, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को फिर से रिवाइज करवाए थे 2024 में, 1 सीट दिए थे, वो भी चुनाव हार गए थे, तो इसके लिए कि उन्होंने उनको सोच रहे कि चलो कोई बात नहीं है। महागठबंधन में 7 दल हैं और सबका अपना अपना ताकत है, चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा चीज़ सेटल किया। जो आपने कहा कि कुछ सीटें पे जो फ्रेंडली फाइट है, तो ये सच्चाई है, लेकिन उस जितना आपको दिख रहा है उतना नहीं है। उसमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जैसे मेरे ही गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र का सीट है, जहाँ पे आरजेडी की तरफ से भी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर दिया था, और डे 1 में ही समझौता हो गया कि यहाँ पे हमारे रिटर्न करेंगे, लेकिन किसी कारण वो रिटर्न नहीं ले पाए, और जिसके कारण वहाँ पे ये चीज़ जनता के बीच में है। लेकिन कल तेजस्वी जी वहाँ पे वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, संतोष सहनी जी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो ये समस्या सारे खत्म हो गए। रहा कि कुछ जगह है जो समय रहते उसको और हम सॉल्व कर लेंगे, और कुछ जगह हमारे रणनीति के कारण है कि हर हाल में सॉल्व कैसे कर लेंगे? अब तो न वापस हो सकता है, न कुछ ठीक है ना, तो समर्थन वापस हो गया तो वही काफ़ी है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट अगर बैठ जाते हैं और दूसरे को समर्थन कर देते तो वहाँ काफ़ी है। आज का वोटर बहुत स्ट्रांग है, समझदार है, और चुनाव चिन्ह जब निर्दलीय अपने घर तक पहुँचा देते तो ये 1 घंटे में। खुश हैं 15 सीट से? क्योंकि 15 सीट ही मांगी थी आपने। नहीं, हम चाहते थे ज़्यादा सीट लड़े। कितनी? लेकिन अब छोड़ दीजिए कितना, लेकिन जो भी मिला कुछ इससे मैं हैप्पी हूँ। अभी आप हैप्पी हैं, और क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने 6 दे दिया, उनको 6 दिया। गठबंधन में तो कोई खुश नहीं होता, वो 6 उन्होंने दिया, क्या किया, क्या 6 से तो बहुत ही अच्छा है ना नंबर। लेकिन रहा कि ठीक है, और ज़्यादा सीट लड़ना चाहते थे, उसमें तो आगे पीछे हुआ, बट हम अभी हैप्पी है। इस पूरी प्रक्रिया में जब ये चल रहा था, बीजेपी किसी तरह से या उसके अलावा भी आप देखिएगा, हमारे इधर सीएम कैंडिडेट क्लियर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर है, हमारे घोषणा संकल्प पत्र हमने पब्लिक डोमेन में ले लिया। भाजपा का क्या है, एनडीए का कोई संकल्प पत्र आया नहीं आया? वहाँ पे सीएम घोषणा हुआ नहीं हुआ घोषणा? अमित शाह जी ने आके कह दिया कि भाई विधायक दल के नेता चयन करेंगे कि देश कौन मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी जब बहुमत आएंगे तब चर्चा करेंगे, ऐसे तो आना नहीं है। और वो तो नहीं आना कहने की क्या, नीतीश कुमार को ये रिमूव भी कर सकते हैं? हाँ, कर देंगे ये लोग। जैसे जैसे महाराष्ट्र में पूरा चुनाव भर कहे कि शिंदे जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे, शिंदे जी हमारे सीएम कैंडिडेट सीएम है, और बाद में बहुमत आने के बाद उन्होंने क्या किया? या मध्य प्रदेश में शिवराज जी शिंदे को हटा के वहाँ पे अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री बना लिए। इस पूरी प्रक्रिया में जब समझौते की घोषणा से पहले आपकी किसी भी तरह से बीजेपी या एनडीए से कोई बातचीत हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों बात करेंगे।
नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं था कि आपको कि कोई कंफ्यूजन नहीं। आप ऑप्शन लेके नहीं चल रहे थे? नहीं, हम क्यों ऑप्शन लेके चलेंगे? बहुत सारी घोषणाएं की हैं, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। आज जो आरजेडी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें सरकारी नौकरियों की बात है और बहुत सारे महिलाओं को नगद पैसे देने की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। बिहार फाइनेंशियली हमेशा एक वीक स्टेट रहा है और यहाँ तक कि एक समय में यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। वो तो पता नहीं कहाँ कौन से बस्ते में पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में। खैर, इन तमाम परिस्थितियों और वास्तविकताओं के मद्देनज़र क्या ऐसी स्थिति है कि इतने सारे डोल्स, इतने सारे कैश डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये नगद वाली योजनाएं एक बिहार जैसा राज्य अफोर्ड कर पाए और दे पाए? देखिए, जब हम प्लान करेंगे, जब हमारे घर में खर्च होने लगते हैं ना, तो घर के परिवार के लोग हैं ना चिंतित होते हैं कि खर्च कहाँ से आएंगे, और उसके लिए व्यवस्था करते हैं, चाहे वो मेहनत करते हैं या कहीं से बाहर से लाते हैं, जैसे भी हो। वो खर्च जब करना जिसको आदत हो जाता है, वो खर्च कैसे खर्च पूरा करेंगे उनको भी उनके पास ज्ञान आ जाता है। ये तो बड़ा विस्फोटक विचार है आपका। ये ठीक है। तो अब आत्मघाती है हम कि हम पहले खर्चा बढ़ा जो लेते हैं। काम हमारे राज्य के हित का है, महिला को अगर महिला माता बहन को अगर पैसा देना, उनके गरीबी से ऊपर लाने के लिए, उनके महंगाई से निजात दिलाने के लिए अगर उनको पैसे देने की ज़रूरी है और हमने संकल्प लिया तो हम देंगे, और देंगे तो पैसा का व्यवस्था करेंगे। जो पैसा व्यवस्था होगा, क्योंकि सरकार है तो सरकार ही करेंगे। बहुत ऐसी चीज़, अभी 3.25 लाख करोड़ का बजट है तो क्यों नहीं 6.5 करोड़ लाख का बजट होगा। उस रास्ते पे हम काम करेंगे। जो चीज़ें पैसा लाएंगे कहाँ से? अब ये टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? अरे आप भाई, थोड़े कह रहे कि आप लाइएगा, कहाँ हम से लाएंगे ना। लाएंगे? हमारे सरकार लाएंगे। उधार लाएंगे? नहीं, सरकार नोट तो आप लाएंगे। छाप नहीं सकते क्योंकि देखिए, आपके हम सरकार लाएंगे। सरकार के पास बहुत ऐसे पॉलिसी होता है, बहुत ऐसी चीजें होता है जो सरकार लाते हैं पैसा, हम लाएंगे। रहा कि हम जो विजन जनता के बीच में पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा भी कुछ तो ब्लूप्रिंट बना होगा। देखिए, जब जो सपना देखता है वही साकार करता है। मैं अब इसलिए हमने भी कह रहा हूं सपना ना नहीं देखेंगे तो साकार कैसे होगा? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, असल हमने में मैं एक से मुकेश जी, बस ये सवाल मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि अभी 10 मिनट पहले आपने इसी बातचीत में जो कहा ना कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादे कर देते हैं नेता, उसके बाद वो भूल जाते हैं या वो उसकी चिंता भी नहीं करते। तो क्या ये वादों की एक श्रृंखला में, कड़ी में एक और कड़ी बस है? नहीं, मेरा सिलसिला है? मोदी जी वाला संकल्प नहीं है। देखिए, मोदी जी जो है ना, वो 65-70 साल की उम्र पे जाके उन्होंने घोषणा किया था, और हमारी उम्र जो है ना अभी 44 साल है। हम एक बार अगर झूठ बोल के सत्ता में आएंगे जनता तो पीछे पड़ जाएगी 5 आपके। साल के बाद हमारे लाइफ लाइन है ना खत्म हो जाएगी। तो हम अपने और लाइफ मैं लाइन, आपको याद दिला दूं, आज ही मैंने सकरा में की जनता से पूछा है, मैंने उससे ये पूछी, यही सवाल जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा है उनसे। मैंने कहा कि अगर ये जो चीजें हैं, अगर ये कैसे पूरा होगा, आपको मिला? उन्होंने कहा कि अगर नहीं करेंगे तो हम इनको बदल देंगे। ये जनता का कहना है। तो हमको 5 साल के लिए तो हम मांग रहे समय, और 5 साल के बाद अगर 44 पे हम है तो 5 साल 49 पे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि लाइफ लाइन खत्म करें। हम तो हर संभव प्रयास करेंगे। अब देखिए, तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगा 2020 में, हम ये आएंगे और 10 लाख नौकरी देंगे, और नीतीश जी की सरकार बन गए, सो गए। जैसे महागठबंधन के साथ सरकार बना तो बिहार में नौकरी का लाइन लग गया, 5 से 6 लाख नौकरी दिए, चाहे वो नीतीश जी क्लेम करे या तेजस्वी किए, लेकिन हुआ महागठबंधन के सरकार में। अभी हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, फ्री देंगे। हाँ, अभी नीतीश कुमार ने 125 कर दिया। हमने हमने कहा पहले था, उन्होंने किया था, आपने तो बाद में अब जाके नहीं मैनिफेस्टो में किया है। नहीं, हमारा पहले से है। अच्छा, पहले से कहीं से चेक announcement कर था। लीजिए, कहीं से भी। हमने पहले कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसी को देख के नीतीश जी ने 125 कर दिया। हमने कहा वृद्धा पेंशन जो है 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, उन्होंने 1100 कर दिया। हमने कहा माय बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपये देंगे, और नीतीश जी ने क्या किया, 10,000 रुपया उन्होंने 1.25 करोड़ महिला को कैश उन्होंने दे दिया, वो भी लोन, और ये भारत सरकार से लोन लेकर। तो मतलब सवाल ये है कि अगर हम जो कह रहे हैं वो तो ये भी मान रहे कि हो सकता है, और कर भी रहे। तो जो हम कह रहे हैं वो जरूर हम पूरा करेंगे। सिर्फ जगह पे हमें पहुंचने की आवश्यकता है, और हम करेंगे। और नहीं करेंगे तो जनता हमें 5 साल में बदल देना चाहिए। हम लोगों ने आपके मुख्य विपक्षी के बारे में तो बहुत सारी बात की। एक और पॉलिटिकल प्लेयर यहाँ पर हैं इस समय, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, उनके बारे में आपकी क्या राय? वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे कितना डर है आप लोगों को? क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो है ही हैं, कम से कम जीते या ना जीते। देखिए, मैं ठीक 2 महीना पहले या उससे पहले जब वो काम कर रहे थे तो थोड़ा बहुत नोटिस मैं उनको लेता था।
अच्छा। अब मुझे लगता था कि कुछ करेंगे। एज ए उन्होंने बिहारी आपसे संपर्क किया था ऐसे साथ बिहार में में लेने का? मेरा ऐसा कोई संपर्क नहीं उनसे। नहीं, पहले साथ में हमारे जाने हमारे का। अच्छे मित्र हैं, जो भी मिलते हैं तो गले लगते हैं, और ऐसे हमारे कोई पॉलिटिकल बात नहीं होता है। और हमें लगा था कि कुछ वो करेंगे, नया करेंगे, क्योंकि रणनीतिकार है, देश में बहुत ऐसी जगह पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, तो शायद बिहार में भी कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसी सोच हम रखते थे। लेकिन वो अभी हम जैसे जैसे देख रहे हैं, अभी तो हम पिक्चर में भी उनको नहीं देख पा रहे हैं, और अभी हम लोग खुद स्वयं काफ़ी बिजी हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। और अभी चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि जन स्वराज बिहार में क्या पाए क्या खोए। अभी हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो जानकारी अकेली नहीं है। पार्टी है बाय द वे जो सबसे ज्यादा सीटों पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू उतनी सीटों पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही, इतने प्रधान राज्य लड़ में रहे हैं। नंबर 1 वही है वही कि जो नंबर सबसे 1 ज्यादा है। सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। अब कितने सीट में जीत हासिल होगा, कितने सीट पर कितने वोट प्राप्त होगा, कितने सीट ऐसे होंगे कि नोटा से भी कम वोट होंगे, आप मजे ये ले रहे समय- हैं कि सीरियसली कह रहे हो? नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ ना, मैं मजे क्यों लूँ? मजे क्यों लूँ? मैं प्रशांत किशोर जी हमारे अच्छे मित्र कह सकते हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। बहुत बहुत चलिए, शुभकामनाएं बहुत आपको बहुत चुनाव धन्यवाद। की। थैंक यू। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें। और आप कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।